हाँ जी दोस्तों, सेक्शन नंबर 14(8) तक हमने कवर कर लिया था। नाउ 49 और उसके आगे की बात करेंगे। तो इस वाले कंटेंट के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम तीन सेक्शंस को कवर करने वाले हैं, 49, 50 एंड 51। ये तीनों सेक्शन जो है ये रिलेटेड है कॉल्स से, और उससे रिलेटेड जो मैटर्स होती है उसके ऊपर है। मतलब इसका एक सब यहाँ पे कैटेगरी बना दी गई है कॉल्स एंड इंसिडेंटल मैटर्स के ऊपर। बट ऑल्दो इन पर्टिकुलर सेक्शंस के नाम जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब ये जो सेक्शन है बहुत छोटे छोटे सेक्शन है, इसलिए तीनों के तीनों फटाफट से खत्म हो जाएंगे। और तीनों सेक्शन जो है उन सेक्शन का जो एग्जैक्ट नाम है एज पर लॉ, वो पूरा नाम ही अपने आप में उसको डिफाइन कर देता है। मतलब जो सेक्शन का कंटेंट है वो उसके अलावा कुछ खास बचता नहीं है। जो उसके नाम है वो अपने आप में सफिशिएंट है बताने के लिए कि उसके अंदर क्या कंटेंट होने वाला है। तो यहाँ पे उसका नाम कम है, मतलब अधूरा एक तरीके से। तो मैं उसको आपको दिखाना चाहूंगा कि उसका पूरा पूरा नाम क्या है। तो एक बार फटाफट से नाम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे, हम ये चैप्टर 4 है बेसिकली, जो सेक्शन 43 से शुरू हुआ था। हमें बात करनी है 49, 50 और 51 की। तो 49th का जो सेक्शन है, इसका एक बार नाम पढ़िए, देखिए नाम क्या लिखा है। तो इसका नाम है कॉल ऑन शेयर्स ऑफ सेम क्लास टू बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। अब इससे क्या समझ में आ रहा है हमें कि हम जो कॉल करेंगे, मतलब जो हमारी बेसिकली, आप इसको शुरू करने से पहले आपको और बेसिक कुछ पता होना चाहिए। ऑल्दो आपको पता होगा कि जो एप्लीकेशन मनी होती है, फिर अलॉटमेंट मनी होती है, उसके बाद कुछ कॉल्स मनीज भी होती है। कहने का मतलब क्या है कि जब कंपनी शेयर्स इश्यू करती है तो जो उसके पैसे मंगवाए जाते हैं वो डिफरेंट इंस्टॉलमेंट के अंदर मंगवाए जाते हैं, जो आपने बचपन में पढ़ा है। तो उन इंस्टॉलमेंट्स के अंदर जो इंस्टॉलमेंट उनसे मंगवाई जा रही है आफ्टर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, उसको कहा जाता है कॉल्स। ठीक है, अब ये क्या कहता है सेक्शन नंबर 49? ये कहता है कि भैया जो कॉल मंगाई जाएंगी वो सेम क्लास ऑफ शेयर से जो कॉल मंगाई जाएगी वो यूनिफॉर्मली होगी। मतलब सबसे एक ही तरीके से मंगाई जाएगी, एक ही डेट पे मंगाई जाएगी। अगर नहीं देंगे तो उसके लिए जो पेनल्टी प्रोविजंस वगैरह है वो सब पे एक जैसी लगेंगे। द थिंग इज कि यूनिफॉर्म बेसिस होना जरूरी है उन सभी क्लासेस के साथ जिनसे हम डील कर रहे हैं। मतलब एक क्लास से दूसरे क्लास में आपकी चीजें वेरी कर सकती हैं, कॉल का अमाउंट वेरी कर सकता है, उसकी डेट वेरी कर सकती है। बट अगर एक क्लास की बात करें तो उस क्लास के अंदर जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सभी के ऊपर जो रूल्स या प्रोविजंस लगेंगे वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक जैसे होनी चाहिए। ये बात करता है सेक्शन नंबर 49। अगला आता है सेक्शन नंबर 15। वो क्या कहता है कि कंपनी टू एक्सेप्ट अनपेड शेयर कैपिटल ऑल्दो नॉट कैड अप। मतलब क्या है कि वो शेयर कैपिटल जो कॉल्ड अप मनी हमने अभी मंगाई भी नहीं है, मतलब अनपेड अमाउंट जो होता है हमारा, वो भी अगर कोई मुझे एडवांस में दे दे तो हम रख सकते हैं। इन शॉर्ट इसको कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस का अधिकार भी हमें मिलता है सेक्शन नंबर 50 के अकॉर्डिंग। वो कहती है कि अगर कंपनी को एडवांस में पैसे मिल रहे हैं जो कि उसने अभी तक नहीं मंगाए, मतलब फर्स्ट कॉल पे उसको सेकंड, थर्ड, फाइनल कॉल के पैसे मिल रहे हैं, तो आपने प्रैक्टिकली किया हुआ है इसके ऊपर कि वो कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है और उसको फिर आगे फर्दर कॉल्स के अंदर उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। तो द थिंग इज कि वो भी अलाउड है, आप कॉल्स इन एडवांस रिसीव कर सकते हो, कंपनी उसको एक्सेप्ट कर सकती है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन नंबर 51, जो बात करता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू अमाउंट पेड अप। मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे हमारे पास जो पैसे आ गए तो जितने पैसे हमारे पास आए हैं, डिविडेंड की जो पेमेंट होगी वो उसी प्रोपोर्शन में की जाएगी। मतलब क्या है उसका कि जो डिविडेंड हम पे करते हैं वो जितने हमें पैसे रिसीव हो जाते हैं उस प्रोपोर्शन पे हम डिविडेंड जो चाहे वो पे कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए किसी ने एडवांस में हमें पैसे दे दिए। अब अगर जैसा हमारा सेक्शन नंबर 50 था उसके अंदर हमें कॉल्स इन एडवांस की एक्सेप्टेबिलिटी है, मतलब एक्सेप्ट कर सकती है कंपनी। अब कंपनी ने कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट कर लिया तो क्या वो जो पैसे हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए उसके ऊपर क्या हम डिविडेंड दे देंगे उसको? क्या उसको हम डिविडेंड दे सकते हैं? तो जी वो सेक्शन नंबर 51 परमिट कर रहा है कि अगर कंपनी के आर्टिकल में ऑथराइज है तो वो चाहे तो डिविडेंड भी प्रोवाइड कर सकती है। द थिंग इज क्या नहीं दे सकते वो है हमारा वोटिंग राइट। मतलब क्या हुआ कि सपोज किसी ने 50% पैसे अभी देने थे, 50% की ही डेट आई थी और किसी ने 100% पैसे दे दिए। तो 100% अगर किसी ने पैसे दे दिया तो उस प्रोपोर्शन में उसको डिविडेंड मिल सकता है। मतलब अगर दो पार्टी है, एक ने 50% दिया, दूसरे ने भी 100% दे दिया, तो 100% वाले को डिविडेंड हो सकता है डबल मिल जाए अगर कंपनी का जो आर्टिकल है वो ऑथराइज करता है तो। लेकिन दोनों का जो वोटिंग राइट होगा वो सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि अभी उन कॉल की डेट आई नहीं थी, किसी ने एडवांस में दे दिया, तो एडवांस में हम वोटिंग राइट नहीं दे सकते, लेकिन डिविडेंड पे कर सकते हैं एडवांस वाले पैसे के ऊपर भी, बेस्ड कि हमारे आर्टिकल के अंदर उसकी ऑथराइजेशन होनी चाहिए। तो ये परमिशन देता है हमें सेक्शन नंबर 51। तो फटाफट से इन तीनों सेक्शंस को देखते हैं हमारे मॉड्यूल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला सेक्शन आता है आपका सेक्शन नंबर 49, जो बात करता है कि आपकी यूनिफॉर्म तरीके से आपके नीचे कोई डिफरेंशिएशन होना नहीं चाहिए किसी भी सिक्योरिटी होल्डर के साथ। एक्सप्लेनेशन के अंदर इसमें क्या बताया गया कि जो नॉमिनल वैल्यू है वो हमारा सेम है, मतलब कि वो अलग अलग नहीं हो सकता, और जो पेड अप अमाउंट जो उनसे मंगाया जाएगा वो भी आपका, मतलब अगर एक क्लास की बात करें तो उसके अंदर आपको किसी प्रकार की कोई डिफरेंशिएशन नहीं करनी है। ठीक है ना? नॉमिनल वैल्यू क्या होता है इस टर्म को अभी फिलहाल डिस्क्राइब नहीं करेंगे, आपको पता होता है। तो इतनी सी बातें सेक्शन नंबर 49 में। सेक्शन नंबर 50 की बात करें तो एडवांस के ऊपर बात करता है, कहता है कि अगर आर्टिकल के अंदर ऑथराइज है तो कंपनी चाहे तो एडवांस ले सकती है। इसके अंदर एक क्लैरिफिकेशन और क्या है कि इवन इफ नो पार्ट ऑफ अमाउंट हैज बीन कॉल्ड अप, मतलब कि कॉल मनी ना भी आई हो। जैसे कि आपने देखा है कि एप्लीकेशन के टाइम पे ही कुछ लोग पूरे पैसे दे देते हैं,
एप्लीकेशन के टाइम पे किसी ने फाइनल कॉल तक के पैसे दे दिए तो वो भी चलेगा। यहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे कि कॉल तो हमने मंगाई नहीं थी, किसी ने कैसे फाइनल कॉल दे दी, नहीं। अगर हमने कॉल नहीं भी मंगाई थी तब भी हमारे पास सारे पैसे आ जाते हैं और हमारा ऑथराइज, हमारा आर्टिकल जो है वो परमिट करता है, तो उस केस में हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर क्लैरिफिकेशन क्या आई कि हाउएवर इन केस ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर देयर would be no voting right on that advance amount। उस जो एडवांस पैसे आ गए उस पर हम वोटिंग राइट उसको नहीं देने वाले till the amount is duly called and for एडजस्टेड। मतलब कि जब तक उसकी एक्चुअल डेट नहीं आ जाती, जब उसकी कॉलिंग की डेट होगी और उस पैसे को उससे एडजस्ट नहीं कर दिया था, तब तक वोटिंग राइट उस प्रपोर्शन का उसको नहीं मिलेगा जो उसने एडवांस पैसे दे दिए हैं। द कंपनी कुड पे प्रोपोर्शनेट डिविडेंड, लेकिन डिविडेंड दे सकती है इन द प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड ऑन ईच शेयर इफ ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल। ये सेक्शन नंबर 51 था कि भैया उनके ऊपर प्रोपोर्शनेट तरीके से डिविडेंड चाहे तो प्रोवाइड कर सकती है, वोटिंग राइट नहीं देगी। ये परमिशन दे देता है हमें सेक्शन नंबर 51। तो तीनों सेक्शन आपस में लिंक्ड है। फिर इन सिंपली एक क्रक्स करते हुए एक लाइन यहां पे डाली गई, वो क्या कि अगर कोई हमें एडवांस पेमेंट कर देता है, किसी के एडवांस पैसे आ गए, तो उससे उसकी वोटिंग राइट बढ़ती नहीं है। ये तो श्योर पता लग गया कि भैया किसी ने पैसे एडवांस में दे दिए, डिविडेंड मिल जाएगा, वो अलग सिनेरियो है, लेकिन वोटिंग राइट उसको एक्स्ट्रा नहीं मिल जाएगी किसी ने एडवांस पैसे दे दिए तो। लेकिन अगर किसी ने पैसे नहीं दिए, मतलब कॉल्स इन अरियर का सिनेरियो अगर आ जाता है, तो वहां पे उसकी वोटिंग राइट कम हो जाते हैं। ये एक लॉजिकल टर्म है कि भैया अगर किसी ने एडवांस पैसे दे दिए तो वोटिंग राइट आपका बढ़ेगा नहीं, लेकिन अगर आपका कॉल्स इन अरियर हो गया वहां पे, तो उस केस में आपका वोटिंग राइट जो होगा उस प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। फिर एक छोटा सा एग्जांपल इसके ऊपर दिया हुआ है, कुछ खास नहीं, एग्जांपल के अंदर आप खुद से रीड करके समझ सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 49, 50 एंड 51। चलिए, तो इन तीनों सेक्शन को यहाँ पे रैप अप करते हैं।